पत्नी और मेरे ससुराल वालों के आरोपों से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि मुझे मरना आसान लग रहा है, क्योंकि मैं जो पैसे कमा रहा हूँ उसका इस्तेमाल मेरे ही खिलाफ किया जा रहा है। मेरे खिलाफ ही पार्टी मजबूत हो रही है, मुझे ही बर्बाद करने के लिए। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी और उसके परिवार वालों को मेरे आसपास भी नहीं भटकने दिया जाए, और अगर मुझे जस्टिस नहीं मिलता तो मेरी अस्थि विसर्जन भी न्यायालय के सामने वाले गटर में कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको सोचकर या सुनकर हैरानी होगी कि ये क्या बात है। आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा या देखा होगा, बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है ये न्यूज। और वायरल होने के साथ साथ एक ऐसी न्यूज है जिसे सुनने के बाद हर किसी के आंखों में आंसू आ गए हैं। हर कोई इस व्यक्ति को न्याय दिलाने की लाइन में खड़ा हो चुका है। ये कहानी है अतुल सुभाष की। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे क्या रीजन था? आखिर अतुल सुभाष ने ऐसा सुसाइड नोट क्यों छोड़ा और उसके बाद उसने खुद को क्यों खत्म कर लिया? जानेंगे इस पूरे वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है बेंगलुरु की। बेंगलुरु में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अतुल सुभाष मोदी था, जो कि पेशे से एक एआई इंजीनियर था। आप सोच सकते हैं कि आज के ज़माने में एआई जहां टेक्निक शुरू होना स्टार्ट हुई है, वहीं वो व्यक्ति पेशे से एआई इंजीनियर था। उसकी इनकम भी अच्छी रही होगी और साथ ही उसकी जो बोल सकते हैं कार्य क्षमता या उसकी होशियारी या दक्षता, वो भी ऑब्वियसली बहुत अच्छी रही होगी, तभी वो इस पद पर था। लेकिन बावजूद वो अपनी जिंदगी से हार चुका था। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना की शुरुआत होती है, ये होती है बिहार के समस्तीपुरा जिला की, जहां का रहने वाला जो अतुल सुभाष मोदी था, जो पेशे से एक एआई इंजीनियर था। सन 2019 में अतुल सुभाष की मुलाकात एक मैट्रिमोनी पर वो कुछ देख रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम होता है निकिता सिंघानिया। निकिता सिंघानिया उसे एक नज़र में बहुत पसंद आ जाती है और एक दूसरे से उन दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है। चैटिंग होने के बाद दोनों का फोन कॉल शुरू हो जाता है, जहां पर निकिता बहुत ही अदब और बहुत ही लहजे से अतुल से बात करती थी। हालांकि एक बात जरूर थी कि निकिता बहुत कम बात करती थी, लेकिन जितनी भी बात करती थी वो बहुत तरीके से करती थी। अतुल भी एक पढ़ा लिखा इंसान था और निकिता भी काफी पढ़ी लिखी इंसान थी, और अतुल को ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है कि आज के समय में भी निकिता इतनी सुलझी हुई और समझदार लड़की है। सेलेक्टेड चीजें बोलती है, लिमिट में बोलती है, देखने में भी खूबसूरत है, काफी पढ़ी लिखी भी है, और ये सारी बातें अतुल को काफी इम्प्रेस करती हैं और अतुल निकिता से प्यार करने लग जाता है। दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। जैसे ही ये बात दोनों घर वालों को भी पता चलती है, एक तरफ इन दोनों का लव अफेयर शुरू हो जाता, वहीं दूसरी तरफ जो निकिता के पिता थे, निकिता के पिता की जो तबीयत थी वो कुछ ठीक नहीं रहती थी, और इसीलिए जब परिवार वालों को पता चलता है तो कहा जाता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही हो तो जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि निकिता के पिता की तबीयत ठीक नहीं है, और अगर उनके रहते हुए शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से उन दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं, शादी की तारीखें तय की जाती हैं, और 26 अप्रैल 2019 को बनारस के एक हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में पूरे विधि विधान से पूरे परिवार की मौजूदगी में अतुल सुभाष मोदी और निकिता की शादी कर दी जाती है। शादी हो जाती है। शादी के बाद अतुल अपनी वाइफ को लेकर घूमने के लिए निकलता है।
मॉरिशस जाता है। लेकिन कुछ निकिता की आदतें ऐसी होती है कि अतुल परेशान हो जाता है। निकिता को हर बात भूलने की आदत थी। कोई सामान कहीं भूल जाती थी या कुछ कह के उसे याद नहीं रहता था कि उसने क्या कहा था। अतुल थोड़ा परेशान होता है और निकिता से जब भी वो इस बारे में पूछता तो निकिता हंस देती। नई नई शादी थी, अतुल ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और 2 से 3 दिन की ट्रिप करने के बाद वो अपनी बाइक को लेकर बेंगलुरु, जहां उसकी जॉब थी, वहां चला जाता है। अब निकिता भी पढ़ी लिखी थी। अतुल को लगता है कि इसे और ग्रो करना चाहिए, थोड़ा मौका मिलना चाहिए हो ताकि ये भी एक अच्छी जॉब कर सके। और वो निकिता की कुछ क्लासेस वगैरह लगाता है, उसकी ग्रूमिंग क्लासेस लगाता है और उसके बाद निकिता को भी एक अच्छी जॉब मिल जाती है। दोनों की जिंदगी आराम से चल रही थी। अतुल का रोज का काम था, पहले वो अपनी वाइफ निकिता को उसके ऑफिस छोड़ता था जो कि उसके घर से 13 किलोमीटर की दूरी पर था और उसके बाद वो अपने ऑफिस जाता था जो कि वहां से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी कि इस तरीके से अतुल डेली ही 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता था। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी बीच जो निकिता होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी नौकरी भी चली जाती है। नौकरी जाने के बाद वो थोड़ा-सा घर में गुमसुम सी रहने लग जाती है। डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर कहती हैं कि इसकी ये जॉब पे नहीं जा रही है और घर पे रहती है। इसकी बॉडी में थोड़ा मूवमेंट कराइए, थोड़े हल्के-फुल्के काम जो ये कर सकती है वो करे, ताकि बच्चे को पैदा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इस तरीके से जब हेल्थ इश्यू सामने आ रहे थे, तो अतुल अपनी माँ को बहू की देखभाल के लिए घर बुला लेता है। 1 BHK का फ्लैट था, स्पेस ज्यादा नहीं था, उसके बावजूद माँ वहीं रह रही थी। इस तरीके से निकिता काम तो कुछ भी नहीं करती थी, साथ ही बनाने वाली एक बाई को रख लिया जाता है, साथ ही झाड़ू पोछे बर्तन के लिए भी एक बाई को रख लिया जाता है और वही निकिता की छोटी मोटी जरूरतों को हाथ में देने के लिए सास घर पर होती है। लेकिन इसी बीच से खटपट शुरू हो जाती है। बताया जाता है कि जो निकिता की सास थी यानी अतुल की माँ थी वो प्योर वेजिटेरियन थी और वहीं निकिता नॉन वेजिटेरियन थी। तो इस तरीके से उसी किचन में जब सास कुछ वेजिटेरियन खाना बनाती थी और निकिता हमेशा नॉनवेज चीजें उसी घर में पका कर खाती थी, पकाती थी, पकाने की जिद करती थी और इसी बीच से मन मुटाव वहां पर शुरू हो जाता है। और उसके बाद निकिता हर छोटी मोटी बात के लिए अपनी माँ को फोन लगाने लग जाती है और माँ और बेटी में इतनी ज्यादा बातें होने लग जाती हैं कि अब अतुल भी निकिता से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि कहीं न कहीं अनबन शुरू हो जाती थी और जब दोनों में बात होती तो झगड़े पर ही खत्म होती थी, कभी माँ को लेकर, कभी खुद को लेकर। और इस तरीके से उन दोनों के रिश्ते में थोड़ी-थोड़ी दरार आनी शुरू हो गई। वक्त बीतता है, निकिता एक बेटे को जन्म देती है। जन्म उत्सव में जहाँ सास और ससुर अतुल के घर पर रुके हुए थे, वहीं जो निकिता का मायका पक्ष था उन्हें भी बुलाया जाता है फंक्शन के लिए, लेकिन उसके उनके लिए होटल बुक किया जाता है क्योंकि 1 BHK का फ्लैट था, वहां सभी परिवार वालों का रहना मुश्किल था। और यहीं से बात थोड़ी और बिगड़ती है क्योंकि निकिता के घर वालों को ऐसा लगता है कि खुद के परिवार को तो उसने घर पे रखा है लेकिन हम लोगों को होटल में रखा है, हमारी इतनी भी वैल्यू नहीं है। और यही बात धीरे धीरे निकिता के दिमाग में भी डाल दी जाती है और शायद इस बात से उन दोनों परिवारों में खटपट और शुरू हो जाती है। लेकिन समय रहते उन रिश्तों को ठीक किया जाता है और जो पत्नी होती है, क्योंकि उसके पिता नहीं थे, भाई और माँ थी मायके में, निकिता जैसे तैसे करके अतुल को बहला फुसलाकर जब चाहे उससे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जरूरत के हिसाब से अपने मायके यानी माँ और भाई को देती रहती थी। सॉरी। यहाँ तक कि वीडियो में अतुल ने क्लियर बताया है कि उसने अभी तक लगभग अपने मायके पक्ष को 20 से 25 लाख रुपए दे चुका है, लेकिन बावजूद उनकी डिमांड बढ़ती ही जाती है। इस तरीके से खटपट शुरू होते होते एक समय ऐसा आता है कि ये दोनों अलग होने का फैसला ले लेते हैं। 2021 में निकिता सिंघानिया अतुल का घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। कुछ वक्त बीतता है, लेकिन
कुछ ही समय के बाद 24 अप्रैल 2022 को निकिता जौनपुर के सदर कोतवाली स्टेशन में पुलिस स्टेशन में जाकर अतुल के खिलाफ 9 धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा देती है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। दहेज प्रताड़ना का केस लगाया जाता है, जबकि निकिता ऑलरेडी अतुल से पैसे मांगती थी, लेकिन यहाँ पर एक झूठा मुकदमा लगाया जाता है। साथ ही अब अनैतिक तरीके से या गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाने का भी आरोप लगाया जाता है, अप्राकृतिक तरीके से। साथ ही हत्या करने की कोशिश की जाती है, ये भी आरोप लगाया जाता है। साथ ही निकिता के जो पिता की मौत हो चुकी थी क्योंकि वो बीमार रहते थे, उसका आरोप भी अतुल के सिर लगाया जाता है कि अतुल ने हमारे परिवार को इतना परेशान किया और उसी सदमे की वजह से मेरे पिता की मौत हो गई है। और इसके अलावा भी कई संगीन धाराएं, यानी कि कुल मिलाकर 9 संगीन धाराओं के तहत अतुल पे केस किया जाता है। अतुल मुकदमा लड़ना शुरू करता है, लेकिन जब भी वो मुकदमा लड़ने जाता था, क्योंकि अतुल बेंगलुरु रहता था और वहां से जहां मुकदमा दायर किया गया था, वहां से जो डिस्टेंस था लगभग 800 किलोमीटर का था। और जब तारीख पर अतुल मुकदमे पे पहुंचता था तो कभी उसकी बीवी नहीं आती थी, कभी जज साहब दूसरी डेट दे देती थी, या कुछ और रीजन हो जाता था। और इस तरीके से अतुल बहुत ज्यादा परेशान होता था। वक्त बीतता जाता है और जब भी आमना सामना होता था तो उसकी जो सास थी निशा सिंघानिया और पत्नी निकिता सिंघानिया हर सुनवाई पे उसको यही व्यंग कसती थी कि इतना होने के बाद भी तुम जिंदा हो। हम तो हर दिन ये इंतजार करते हैं कि कब तुम्हारी खबर आएगी कि तुमने अपने आप को खत्म कर लिया है, लेकिन बड़े बेशर्म आदमी हो। और अतुल ये सब सुनकर भी कुछ नहीं कर पाता था। हद तो तब हो जाती है, अतुल ने ये पूरा जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब कुछ उसने 24 पन्नों के सुसाइड नोट में लिखा है। साथ ही उसने 84 मिनट की एक पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की है। साथ ही वो ये भी बताता है कि जहां पर पत्नी उसे बोलती है कि मैं उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता था, वहीं उसने ये खुलासा किया है कि जब से उसका बेटा पैदा हो गया था, उसकी पत्नी 5 दिन तक 6 दिन तक नहाती नहीं थी। और इस अवस्था में कोई इंसान किसी के साथ नॉर्मल शारीरिक संबंध भी नहीं बना सकता, अप्राकृतिक की तो बात ही दूर है। और साथ ही वो ये भी कहता है कि जब भी निकिता रिश्ते के लिए, संबंध के लिए उसे बोलती थी, तो मैं कोई ना कोई बहाना बना देता था, क्योंकि मैं बोलकर उसे हर्ट भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो बच्चे की परवरिश में इतनी व्यस्त रहती है कि वो खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती। खैर, हद यहाँ तक खत्म नहीं होती। जब जज के सामने एक केस जाता है, जो वहां की एक महिला जज होती हैं, जिन पर अतुल ने सबसे पहला आरोप लगाया है कि अगर मुझे जस्टिस मिलेगा तो सबसे पहले इस जज को जरूर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे पक्ष को सुना ही नहीं और हमेशा वो घूस लेने की कोशिश करती थी। उनका जो प्यून होता था, उसके जरिए पहले उन्होंने 3 लाख की डिमांड की, उसके बाद उन्होंने सीधे 5 लाख की डिमांड की, जो मैं नहीं दे पाया और वहीं से बात और बिगड़ गई। जब मैंने घूस देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि मेरे खिलाफ जो आरोप थे वो सारे गलत थे, तो उन्होंने बोला कि अब तुम देखो, जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर लगाओ, तुम भी और तुम्हारा परिवार भी। क्योंकि निकिता ने न सिर्फ अतुल पर बल्कि उसकी माँ, उसके पिता और उसके भाई पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। और इस तरीके से अतुल इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि अगर सेटलमेंट के लिए उसके सामने 3 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई थी। और अब अतुल ये जान चुका था कि अब इनके जो पैसों की आदत है वो बढ़ती ही जाएगी और ये अब सेटलमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि ये हमें पैसे देता रहेगा, क्योंकि मेरा बेटा भी है और बेटे के खर्च के लिए न्यायालय से मुझे हर महीने 40,000 रुपए देने का बोला गया था, जो मैं वक्त पर देता भी था। खैर, अतुल ने अपने सुसाइड वीडियो में एक सभी से अपील की है अपने लिए जस्टिस के लिए, कि महिलाएं जो उनके कानून बनाए गए महिलाओं के लिए, कई महिलाएं उनका बहुत गलत इस्तेमाल करती हैं और बहुत सारे पुरुष उसमें जकड़े रहते हैं और चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। साथ ही उसने कहा है
कि मेरा जो बेटा है वो मेरे माँ बाप मेरे भाई को दे दिया जाए, जो उसकी अच्छे से परवरिश करेंगे, क्योंकि निकिता उसको अच्छे संस्कार नहीं दे पाएगी। साथ ही वो एक नोट, एक गिफ्ट रैप कर कर छोड़ कर गए हैं अपने बेटे के लिए, जो उन्होंने कहा है कि इस रैपर को सिर्फ मेरा बेटा 2038 में ही खोले, ये सिर्फ वही खोल सकता है और उसी के लिए। बहुत ही इमोशनल स्पीच थी, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। एक तरफ पूरे देश में इस बात के लिए काफी आक्रोश है कि इस अतुल शर्मा को न्याय क्यों नहीं मिला। अगर लड़कियों के लिए, उनके उत्थान के लिए कानून बनाए गए हैं, तो कई लड़कियां ऐसी भी हैं कि जो उसका गलत इस्तेमाल करके पुरुषों की जिंदगी तबाह कर देती हैं। और एक देश का जितना भावी एआई इंजीनियर, अभी उसकी उम्र महज 34 साल थी, उसको इतना हद तक प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या आप भी अतुल सुभाष के लिए जस्टिस लेना चाहेंगे, उसकी लड़ाई में उसका साथ देना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है, जागरूक करना है। जरूरी नहीं है अगर घरेलू हिंसा का केस कोर्ट में आया है तो गलती लड़के की ही हो। आज का समय बहुत बदल चुका है। कई लड़कियां ऐसे कानूनों का बहुत गलत इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसे में कोर्ट जज की भी भूमिका बनती है कि दोनों पक्षों को बराबर तराजू में तोलकर जो भी फैसला है वो सुनाए। इस घटना के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।